नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस एलाइट परिवार में। चैनल का नाम है अपने एलाइट स्टडी, जिस पे हम लोग काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से काम करने का मतलब ये है कि हम लोग स्पेशली फोकस कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। और प्रतियोगी परीक्षाओं में अभी हम लोग अपने उत्तर प्रदेश पीसीएस पे फोकस कर रहे हैं। साथ ही साथ और भी एग्जाम्स जैसे जैसे लगेंगे उसी हिसाब से हम लोग जो है बैच वाइज शुरू करेंगे। अभी स्टार्टिंग फेज में है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोड नहीं ले पा रहे हैं। अभी हम लोग बस स्टार्टिंग फेज में कैसे काम करना है नॉर्मली, तो उसी हिसाब से चल रही है। आने वाले कुछ समय में हम लोग प्रॉपर वे में काम करेंगे। तो हमारी जो सीरीज चल रही है अभी, वो विश्व भूगोल की चल रही है। विश्व भूगोल सीरीज में हम लोग एक वीडियो डाले हैं, वो ओवरव्यू। ओवरव्यू का मतलब है कि पूरा जो जियोमॉर्फोलॉजी है। अभी अभी तो हम लोग ज्योग्राफी का कई पार्ट में करके पढ़ेंगे वर्ल्ड का, लेकिन सबसे पहले हम लोग सामान्य भूगोल और भौतिक भूगोल पे बात करेंगे। तो सामान्य भूगोल अभी चल रहा है, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने एक जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति भूगोल का एक ओवरऑल कहानी की तरह हम लोगों ने समझा है। तो अभी हम सामान्य भूगोल 2 क्लास में खत्म करके उसके बाद सीधा हम लोग भौतिक भूगोल के जियोमॉर्फोलॉजी पर ही चलने वाले हैं। जो भू आकृति भूगोल है उसी पर हम लोग चलने वाले हैं, लेकिन हल्का सा एक सामान्य तरीके से हमारा ये सामान्य भूगोल समझ में आ जाए, उसके बाद हम लोग वहीं चलेंगे जियोमॉर्फोलॉजी पे। आपको जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में एक वीडियो डली है, आप देख सकते हैं। एकदम सामान्य भाषा में हम लोग पूरा एक एक चीज पे हम लोगों ने बारीकी से तो नहीं, ओवर करके परिचयात्मक रूप में सब पढ़ लिए है। आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग पिछली वीडियो में जो पढ़े थे वो था तारों का निर्माण और ब्रह्मांड कैसे बना, और तारों का निर्माण कैसे हुआ, गैलेक्सी क्या है, मंदाकिनी, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। आकाश गंगाएं क्या होती हैं, मंदाकिनी हमारी आकाश गंगा है, इसको हम लोग जानते हैं। तो इस टाइप से हम लोग बहुत गहराई से बात किए हुए हैं। तारों में जो एनर्जी का बनना, ये प्रक्रिया है हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन से, इसको भी हम लोगों ने बात किया हुआ है। ग्रहों में अपनी ऊर्जा क्यों नहीं होती है, चूंकि उसमें हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन नहीं होता है। एक ही ऊर्जा का एक ही स्रोत है, वो है स्टार। किसी भी सौर सिस्टम में, किसी भी स्टार के परिवार में, जैसे अपना सौर सिस्टम है उसी तरह से बहुत हजारों करोड़ों सौर सिस्टम होंगे। तो हमारा जो सौर सिस्टम है उसमें ऊर्जा का स्रोत सिर्फ सूर्य है। किसी भी ग्रह और उपग्रह में अपना खुद का एनर्जी नहीं, एनर्जी का सोर्स है, स्रोत है तो सिर्फ सूर्य है, सन है। हम लोगों ने इस टाइप की तमाम सारी बातें कर रखी हैं। अभी हम लोग चलते हैं सौर मंडल पे। सौर मंडल आप जानते हैं कि हमारा एक सूर्य है प्लस 8 ग्रह एंड 170-75 उपग्रह, और इसके बाद उपग्रह के भी बाद आपका धूमकेतु, उसके बाद उल्कापिंड, तमाम जैसे चीजों से अपना जो है सौर मंडल बना है। बहुत सारी चीजों से अपना सौर मंडल बना हुआ है। हम लोग एक एक करके सारी चीजों पे
बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सूर्य पे। क्योंकि ये क्या है, ये स्टार है। स्टार मतलब तारा है। और ये तारा किसका है, किस आकाशगंगा का? ये मंदाकिनी का। मंदाकिनी एक आकाशगंगा ही है। और ये मंदाकिनी नाम हम लोगों ने दिया हुआ है, हमारे विश्व के लोगों ने मंदाकिनी दिया हुआ है। हालांकि मंदाकिनी जैसे तमाम आकाशगंगाएं होंगी, लाखों करोड़ों होंगी, लेकिन हमारी एक आकाशगंगा है जिसमें तमाम तारे हैं। और उसी में से अपना एक तारा है सूर्य। सूर्य के कई उपग्रह और ग्रह हैं। बस हम लोग अपने जो है सौर सिस्टम को बात करेंगे। बस ओवर हल्का सा जान लिए हैं कि क्या आकाशगंगाएं क्या होती हैं। आकाश गंगाओं में तारे होते हैं। तारों का एक समूह है जो हमारी मंदाकिनी है। और मंदाकिनी में एक तारा है अपना, जिसे हम सूर्य कह रहे हैं। अब सूर्य के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, सूर्य का एक भाग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश मंडल, और सूर्य का एक भाग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाह्य मंडल। देखो, ये जो प्रकाश मंडल है, ये जो प्रकाश मंडल है, इसको हम आंख से देख सकते हैं। ये जो प्रकाश मंडल है इसको हम आंख से देख सकते हैं, लेकिन जो बाह्य मंडल है इसको नहीं देख सकते। केवल कब देख सकते हैं इसको? सूर्य ग्रहण को। केवल सूर्य ग्रहण को ही आप तारे की जो बाह्य भाग है उसको आप देखेंगे। चलिए, और एक बात कर लेते हैं तारे में ही, सौर कलंक। ये क्या होता है? ये जो प्रकाश मंडल है, बाहरी एक बाह्य भाग है, एक आंतरिक भाग है। ये जो प्रकाश मंडल होता है, इसमें से परमाणु तूफान निकलते हैं। यानी कि एनर्जी इतनी होती है यहाँ कि यहाँ से परमाणु तूफान निकलते हैं। ये तूफान कभी कभार ऐसा होता है कि निकल करके ये पृथ्वी के वायुमंडल में चले जाते हैं। जानते हैं ना, ये सूर्य के जो प्रकाश मंडल होता है वहां जो है हमेशा हाइड्रोजन हीलियम, सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन हीलियम का संलयन होता रहता है। इसलिए ऊर्जा जो है बनती रहती है। ऊर्जा बनती है और नष्ट भी होती है, लेकिन बनने की प्रक्रिया बराबर चलती रहती है। तो इसी प्रकार से यहाँ से ये परमाणु की लपटें निकलती रहती है। यहाँ से निकली, सूर्य से निकल गई कहाँ? ब्रह्मांड में, यानी कि अंतरिक्ष में। निकलने के बाद जब ब्रह्मांड में गई, ब्रह्मांड में जाने के बाद ये कभी कभार निकल करके चली आती है कहाँ? पृथ्वी की वायुमंडल में। जैसे पृथ्वी की वायुमंडल में एंट्री मारती हैं तो पृथ्वी की अपनी, अब जानते हैं, घूर्णन, अपनी जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। आप जानते हैं हर ग्रह में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, तो अपने पृथ्वी में भी गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। तो ये बल जब काम करेगा, इस परमाणु लपट को खींच लेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो ये जब वायुमंडल में आएगी तो इतना वेग होगा इसका कि यहाँ की जो धूल कण है, धूल कण यानी कि जो डस्ट पार्टिकल हैं, उससे ये टकराएगी। टकराने के बाद एक रोशनी उत्पन्न करेगी। रोशनी उत्पन्न करेगी जिसको हम लोग बोलते हैं एरोरा लाइट। जान रहे हैं?
जैसे ही ये प्रकाश मंडल से, जिसे हम आंख से देख सकते हैं, यहां से जैसे सौर लपटें निकली, निकलने के बाद जैसे गई वहां ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में जाने के बाद ये कभी कभार ऐसा वक्त आ जाता है, ये परमाणु लपटें सीधा जो है पृथ्वी की वायुमंडल में आ जाती है। और जब पृथ्वी की वायुमंडल में आ जाती हैं, आप जानते हैं कि पृथ्वी की वायुमंडल में तमाम डस्ट पार्टिकल पड़े होते हैं, उनसे घर्षण होता है इस लपट का। और जब इस लपट का जब उससे घर्षण होगा तो उसमें से प्रकाश उत्पन्न होगा, जिसे हम लोग एरोरा लाइट नाम दे रहे हैं। ये जो है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पे और दक्षिणी ध्रुव पे जाकर के चमकती है। ये एरोरा लाइट पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पे चमकती है। उत्तरी ध्रुव पे जो चमकती है उसको बोलते हैं एरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी ध्रुव पे जो चमकती है इसको बोलते हैं एरोरा ऑस्ट्रेलियस या ऑस्ट्रेलियाई, ये हुआ। अब आपको एक सामान्य भाषा में समझ लेना है कि हम लोग सौर मंडल पे बात कर रहे हैं, एक सूर्य है, सूर्य के बाद 8 ग्रह हैं और 175 लगभग उपग्रह हैं, और धूमकेतु उल्कापिंड अलग से हैं। सबको मिलाकर के हमारा सौर मंडल परिवार बनता है। अभी हम लोग सूर्य की बात कर रहे हैं। सूर्य में जो है हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता रहता है, इसीलिए सूर्य में अपनी खुद की एनर्जी, ऊर्जा होती है। चलिए इसको हम लोग जान लिए। उसके बाद सूर्य का एक भाग होता है प्रकाश मंडल, एक भाग होता है वायुमंडल, ठीक है ना। अच्छा, ये प्रकाश मंडल आंख से आप देख सकते हैं, वायुमंडल को नहीं देख सकते हैं। और इसी प्रकाश मंडल से जो है परमाणु तूफान निकलता है, और ये परमाणु तूफान जो है कभी कभी पृथ्वी की वायुमंडल में चला जाता है, यहाँ के जो है धूल कण से टकरा कर रोशनी उत्पन्न करता है, और इसको उत्तरी ध्रुव पे हम एरोरा बोरियालिस, दक्षिणी ध्रुव पे हम लोग एरोरा ऑस्ट्रेलियाइट बोलते हैं। देखिए, ये जहां से प्रकाश मंडल के जिस भाग से ये परमाणु तूफान निकले हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सौर कलंक। यानी कि जहां से निकलता है, जैसे ये सूर्य है, यहां से या यहां से, जहां से ये लपटें निकली हैं, इसको नोट करते रहिए भाई। जहां से ये लपटें निकली हैं वहां क्या होता है, डार्क बन जाता है। डार्क क्या, ये छायानुमा हो जाता है, यहाँ एक डार्क बन जाता है, उतनी ऊर्जा वहां उतनी चमक धमक नहीं होती है। इसी को सौर कलंक बोलते हैं, दाग जैसा लग जाता है, वहां दाग होता है। अच्छा, कभी कभी आप देखते हैं बहुत नंगी निगाहों से, आप शाम के टाइम हो, जब शाम हो, सूर्य लालिमा लिए बैठता हो, उसके बाद आप सूर्य पे एकदम निगाह लगा के इसे देखें, पूरी खुली आंखों से इसे देखें। आप 1 मिनट तक आप लगातार सूर्य को जब देखते रहेंगे, सूर्य में आपको छोटे छोटे स्पॉट नजर आएंगे, धब्बे नजर आएंगे, सूर्य में धब्बा आपको दिखेगा, उसी को आप बोलते हैं सौर कलंक। ये सौर कलंक का मतलब यही है, यहाँ से सूर्य की एनर्जी निकल चुकी है, तूफान, परमाणु तूफान निकल चुके हैं, यहाँ इसलिए स्पॉट टाइप के बन गए हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, छाया बोलते हैं या सौर कलंक बोलते हैं। अच्छा, तो ये जो सौर कलंक होता है, चलिए थोड़ी थोड़ी और बात कर लेते हैं इस पे। ये जो सौर कलंक है, ये अपेक्षाकृत जो है ठंडा होता है। अपेक्षाकृत क्या होता है, ठंडा होता है। उसके बाद इसी को आप बोलते हैं काला
धब्बा जहां से निकलता है उसी को आप काला धब्बा बोलते हैं। और यहाँ का यहां से जो होता है चुंबकीय विकिरण निकलता है, और ये जो है बेतार संचार को प्रभावित करता है। ठीक है ना। चलिए देखिए, ये जो सौर कलंक है जहां डार्क स्पॉट बने होते हैं, यह जगह अपेक्षाकृत सूर्य के और जगहों के अपेक्षाकृत और भाग के अपेक्षाकृत यह ठंडा होता है, और ये काला धब्बा आपको दिखाई देता है। आप नंगी निगाहों से शाम को देखेंगे तो आप इस चीज को प्रयोग में ला पाएंगे, देख पाएंगे। चुंबकीय विकिरण यहाँ अधिकतम होता है, यहां से चुंबकीय विकिरण निकलती हैं जो बेतार संचार को प्रभावित करती हैं। ये जो है सौर कलंक जो है ये 11 वर्ष में, यानी कि सौर कलंक 11 वर्ष में निकलता है। इसी को क्या बोलते हैं? सौर कलंक चक्र। प्रत्येक 11 वर्ष पे इस तरह की घटनाएं होती हैं, इसको सौर कलंक चक्र बोलते हैं। चलिए, अब ये बात आपको समझ में आई। अभी हम लोगों ने सूर्य के बारे में मोटा मोटी बात कर ली है। सूर्य है, ये सौर मंडल है, एक सूर्य है, 8 उपग्रह है, और तमाम उपग्रह धूमकेतु उल्कापिंड है। अभी हम लोग सूर्य की बात करें, सूर्य एक तारा है जो मंदाकिनी है, आकाशगंगा। तमाम आकाशगंगाएं हैं, उसी में से एक आकाशगंगा है जिसको हमने नाम दिया है मंदाकिनी। तमाम मंदाकिनी में लाखों करोड़ों सूर्य हैं, उसी में से एक अपना सूर्य है। इसके अपने परिवार हैं, 8 ग्रह और उपग्रह हैं। सूर्य का एक भाग होता है प्रकाश मंडल, एक वायुमंडल। लेकिन प्रकाश मंडल को आप आंखों से देख सकते हैं, वायुमंडल को नहीं देख सकते हैं। सौर कलंक है, सौर कलंक का मतलब प्रकाश मंडल से जो परमाणु तूफान निकले हैं, यानी कि वहां से जो एनर्जी निकली है टूट करके, वो एनर्जी कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल में जाती है, वहां गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी में होता है, पृथ्वी खींचती है। उसके बाद डस्ट पार्टिकल से टकरा करके रोशनी उत्पन्न होती है वायुमंडल में, और इसको ये दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव पे देखी जाती है। उत्तरी ध्रुव पे हम लोग इसका नाम देते हैं एरोरा बोरियालिस, दक्षिणी ध्रुव पे एरोरा ऑस्ट्रेलियाइस, ये नाम दे देते हैं। उसके बाद जहां से ये तूफान निकले हैं सूर्य के जिस भाग से, उस भाग को हम लोग बोलते हैं सौर कलंक, क्योंकि वो डार्क होता है, अपेक्षाकृत ठंडा भी होता है। यहाँ से चुंबकीय विकिरण निकलते हैं, और ये विकिरण जो है बेतार संचार को प्रभावित करते हैं। और इनका जो चक्र है हर 11 वर्ष पे एक बार निकलता है, इसी को सौर कलंक चक्र बोलते हैं। हमारा ये समाप्त हुआ, और आगे हम लोग थोड़ी सी और बात करते हैं। चलिए, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं सूर्य को। देखो, ये हमारा सन है, उसके बाद आपका बुध आएगा। आप देख लें, इसको सीरियल नंबर से लगा लें, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन किस नंबर पे है। सूर्य का बगल में कौन सा ग्रह है, ये बुध के बगल में कौन सा ग्रह है, या सूर्य से सबसे निकट कौन सा ग्रह है। अब जब सीरियल नंबर को आप जाने रहेंगे, आप तड़ाक से लगा देंगे। उसके बाद है आपका शुक्र आएगा, उसके बाद आपका पृथ्वी आएगी, पृथ्वी के बाद आप आएगा मंगल ग्रह आएगा। उसके बाद बृहस्पति आएगा।
उसके बाद शनि, अरुण, वरुण। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ग्रह हो गए और ये अपना सूर्य हो गया। अब आप देख सकते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और ये 8 नंबर, 8 हो गए। अब इन चारों को हम बोल देते हैं आंतरिक ग्रह। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है आंतरिक ग्रह कौन है, ऑप्शन दे देगा उसी में से पूछ लेगा। और इन चारों को बोला जाता है बाह्य ग्रह, ठीक है ना। ये आंतरिक ग्रह हो गए, ये बाह्य ग्रह हो गए। ये भारी पदार्थों से बने हैं, इसीलिए ये सूर्य के करीब हैं। ये हल्के पदार्थ से बने हैं, इसलिए सूर्य से दूर है। इनको हम एक नाम और दे देते हैं ग्रेट प्लैनेट, यानी कि ग्रेट माने महान, प्लैनेट माने उपग्रह, उपग्रह महान ग्रह, ठीक है ना। इसको हम लोगों ने देख लिया। ये हमारा सूर्य है, सूर्य के ये परिवार है। अभी हम इसके आगे जब चलेंगे, अभी हम सीरियल वाइज पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग ब्रह्मांड को पढ़े, उसके बाद ब्रह्मांड टूटा, उसके बाद तमाम मंदाकिनियां बनी, तमाम मंदाकिनियों में एक मंदाकिनी अपनी जो है वो तमाम आकाशगंगाएं बनी। तमाम आकाशगंगाओं में एक आकाशगंगा है अपनी, जिसका हम नाम दिए हैं हम लोगों ने मिलकर के, पूरे विश्व वालों, मंदाकिनी। मंदाकिनी में तमाम लाखों करोड़ों सूर्य है, उसी में से एक सूर्य अपना है। तमाम तारे हैं, सूर्य तो हम लोगों ने इस तारे का नाम दिया है जिस परिवार में हम लोग हैं। बहुत सारे मंदाकिनी के अंदर बहुत सारे तारा हैं, उन्हीं तारों में से एक तारा अपना है जिसका हम लोगों ने नाम दिया, पूरे विश्व वाले ने सूरज या सन, ये नाम हम लोगों ने दिया है। अब इनके भी कुछ परिवार हैं, इस परिवार के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। और हमसे सबसे किसी से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ मतलब है पृथ्वी से। पृथ्वी के बारे में सब कुछ हमको जानना है, तो लेकिन हमको ये सामान्य सारी चीजें जाननी चाहिए। चलिए, ये हम लोगों ने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं ग्रह क्या होते हैं, ग्रह की क्या विशेषता होती है। अब इस पे हम लोग आ जाते हैं। ग्रह की अपनी विशेषताएं कुछ होती हैं, तारे की अपनी विशेषताएं तो आप देख लिए, इसमें हाइड्रोजन हीलियम का संलयन होता है, इसमें ऊर्जा होती है, और इसकी जो विशेषताएं हैं आप बहुत अच्छी तरह से जानेंगे। अब ग्रह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ग्रह में आप जानते हैं कि तारों की प्रक्रिया से यह भी बना है, यानी कि तारों से टूट टूट कर ग्रहों का निर्माण हुआ है। इसमें जो है प्रकाश, आप जानते हैं कि इसका प्रकाश नहीं होता है। उसके बाद आप ये भी जानते हैं कि ये सूर्य से निकला पिंड है, चूंकि सूर्य के ही परिवार है, सूर्य का ही चक्कर लगा रहा है, तो सूर्य से ही निकला होगा। उसके बाद ये आप जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, सूर्य के प्रकाश से ये प्रकाशित होता है। अब जानते हैं ग्रहों की विशेषता होती है पश्चिम से पूर्व घूर्णन करने की। और अब जानते हैं 2 ग्रह अपवाद में है, इसको आप शुक्र और वरुण नाम दे सकते हैं। इनकी जो घूर्णन गति होती, घूर्णन दिशा होती है पूर्व से पश्चिम होती है, लेकिन बाकी सामान्य ग्रहों की जो दिशा होती है पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा आपका बृहस्पति है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। उसके बाद
सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है। इतनी सामान्य सी चीजें हैं जो ग्रह के बारे में आपको जाननी चाहिए। ग्रहों में आप जानते हैं कि अपनी ऊर्जा नहीं होती है, चूंकि हाइड्रोजन हीलियम जैसी गैसें यहाँ नहीं होती हैं, इसलिए इनका संलयन इसमें नहीं होता है, ऊर्जा का इसमें उत्पादन नहीं होता है। तो ऊर्जा का एक ही स्रोत है, सूर्य। क्योंकि सूर्य में कल हम लोगों ने बात किया था अपनी वीडियो में, तो सूर्य से ही टूटे हैं, उसी से टूट करके तमाम सारे ग्रह बने हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से कभी इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं कि ग्रह में या तारे में तनाव होता है, खिंचाव होता है। जिस तारे या जिस ग्रह में ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो तोड़ लेता है अगले पिंड से एक पिंड को, तोड़ लेगा तो वो पिंड इसी के इर्द गिर्द जो है नाचने लगेगा, चाहे खुद से टूट जाए किसी कारण से या किसी दूसरे तारे से टूट के आ जाए। ठीक है ना। ये तारों की प्रक्रिया में ही बने हैं। प्रकाश नहीं होता है, सूर्य से निकला पिंड होता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित भी होता है। पश्चिम से पूर्व इनकी गति होती है। सिर्फ शुक्र और वरुण की गति जो है पूर्व से पश्चिम होती है। सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है, सबसे छोटा बुध है। चलिए आगे इसके और हम लोग थोड़ी सी बात इसके बाद आप आ जाते हैं उपग्रह। मात्र साल काम नहीं कर रहे हैं। इनमें भी आप जानते हैं कि चमक नहीं होती है। आप जानते हैं ग्रहों का परवलयाकार आकार होता है, इसी चक्र में चलते रहते हैं ये। और होता है कृत्रिम, एक कृत्रिम उपग्रह होता है जिसको मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। और जैसे ये उपग्रह ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, उसी तरह से ये कृत्रिम उपग्रह भी ग्रहों का ही चक्कर लगाता है। आप देख रहे हैं तमाम इसरो के माध्यम से, नासा के माध्यम से बीच बीच में इस टाइप के प्रयोग किए जा रहे हैं। कभी चंद्रमा पे भेजा जा रहा है, कभी मंगल ग्रह पे भेजा जा रहा है, कभी बृहस्पति की चर्चा हो रही है। इस टाइप की ग्रहों पे जो सैटेलाइट्स भेजते हैं हम, जिसे उपग्रह बोलते हैं, ये ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक होता है, एक कृत्रिम होता है। कृत्रिम जो होता है वो अपने सुविधा के लिए हम लोग जो है ग्रहों की जानकारी के लिए भेजते हैं। तो ये हो गया ग्रह उपग्रह आपका। उपग्रहों की उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, आप प्राकृतिक और मानव निर्मित। उसके बाद आप आ जाए उल्का पिंड। अब उल्का पिंड में आप जानते हैं ये सूक्ष्म ब्रह्मांडीय जो है कण है। ये सूक्ष्म ब्रह्मांडीय कण है, यानी ब्रह्मांड के छोटे छोटे टुकड़े हैं। और इनका काम क्या है? अंतरिक्ष में घूमना। इनका एक ही काम है, अंतरिक्ष में घूमना। और होते किसके हैं? धूलकण, बर्फ। धूलकण और बर्फ और गैसें, यही मिला करके ये कण होते हैं, अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ये घुस जाते हैं। जानते हैं ये ब्रह्मांड के सूक्ष्म कण जो होते हैं, ये कभी
ये घटनाएं कभी कभी ऐसी हो जाती हैं, अंतरिक्ष में घूमते घूमते कभी ये पृथ्वी के वायुमंडल में घुस जाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में घुस जाते हैं। घुसने के बाद फिर वही क्रिया होती है घर्षण। कहाँ होती है? यहाँ डस्ट पार्टिकल्स से, यहाँ जो वायुमंडल के जो कण होते हैं उनसे इनका घर्षण होता है, फ्रैक्शन होता है। जब दोनों में घर्षित होंगे तो वहाँ जो है चमक उत्पन्न होगी, बहुत तेजी चमक, जिसको हम लोग कभी कभी आम बोलचाल में बोल देते हैं टूटता तारा। इसी को हम लोग टूटता हुआ तारा बोल देते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये पृथ्वी में नहीं है, पृथ्वी के आसपास वायुमंडल में नहीं है, ये अंतरिक्ष से आया हुआ है। लेकिन पृथ्वी के अपनी एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, और ये सिर्फ पृथ्वी की नहीं, तमाम ग्रहों की है, उपग्रहों की है, सब में गुरुत्वाकर्षण शक्ति पाई जाती है। उसी तरह से पृथ्वी में भी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। ये जैसे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, ये ब्रह्मांडीय धूलकण जो है, पृथ्वी बड़ी तेजी से खींची इनको अपने पास। लेकिन बीच में जब इतनी वेग से आया तो बीच में जो है तमाम धूलकण और भी पार्टिकल्स उनसे टकराने के बाद एक बहुत तगड़ी रोशनी उत्पन्न होती है, जिसको हम टूटता हुआ तारा आम बोलचाल में बोल देते हैं। इसी को जब ये वायुमंडल में ही जलकर राख हो जाती है तो इसको कहते हैं उल्कास्मी। जब ये वायुमंडल में आई और वायुमंडल से पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाई, बीच में इतना तेजी घर्षण हो गया कि वहीं जल के समाप्त हो गई, राख हो गई, तो इसको हम लोग उल्कास्मी बोल देते हैं। लेकिन जो पृथ्वी पर पहुंच जाती है उसको हम कहते हैं उल्का पिंड। ये पृथ्वी पर पहुंच करके किसी न किसी स्थल का, किसी न किसी आकृति का निर्माण कर देती है। यानी कि कोई बड़ा पिंड जिस जगह पे गिर रहा है वो तो एक पिंड बनाएगा बड़ा सा, काफी एरिया में, ठीक है ना, वो एक आकृति का निर्माण कर देगा। इसलिए हम इसको जो जल के राख हो जाती है इसको उल्कास्मी बोल देते हैं, उल्का पिंड बोलते हैं उसको जो पृथ्वी तक पहुंच जाती है। अब आपको समझ में आया कि उल्का पिंड किसे कहते हैं। उल्का पिंड ब्रह्मांडीय कण है जो धूलकण से बना है, गैसेस से बना है, अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में घुस जाते हैं। घुसने के बाद यहाँ के वायुमंडलीय कणों से इनका घर्षण होता है, रोशनी उत्पन्न होती है। अगर रोशनी वही उत्पन्न हुई जिसको हम लोग टूटता हुआ तारा बोलते हैं, वहीं पर जल के अगर नष्ट हो गई तो उल्कास्मी बोल देते हैं। अगर वो पृथ्वी तक पहुंच गई तो उल्का पिंड बोल देते हैं। बस इतनी सामान्य सी बातें थी। चलिए, उल्का पिंड, उल्कास्मी, ये आपका हो गया। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक दो पॉइंट और ले लेते हैं, क्योंकि कल से हम लोग निरंतरता की आगे बढ़ते रहे। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं पुच्छल तारे। देखिए, पुच्छल तारे या इन्हीं को हम कहते हैं धूमकेतु, ठीक है ना, पुच्छल तारे या धूमकेतु। इनका भी निर्माण जो है धूलकण और बर्फ से होता है। इनका भी, पुच्छल तारों का भी निर्माण धूलकण और बर्फ से होता है। इनका ये जो है
सूर्य से दूर, सूर्य से काफी दूर ठंडे क्षेत्र में ये बड़ी तेजी से मूव करते रहते हैं। यानी कि सूर्य के पास नहीं है ये पुच्छल तारे या धूमकेतु जो है, ये सूर्य के पास नहीं है, सूर्य से काफी दूर ठंडे क्षेत्रों में बहुत तेजी से गमन कर रहे हैं। ये धूलकण और बर्फ के बने होते हैं, लेकिन ये चलते 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 कभी सूर्य के पास आ गए। जब सूर्य के पास आ गए तो सूर्य की एनर्जी से, सूर्य की ऊष्मा से ये गर्म हो गए। सूर्य की ऊष्मा से ये गर्म हो गए। गर्म होने के बाद पीछे आप जान रहे हैं कि पीछे धुआं या पूंछ नुमा आकृति बन जाती है। देखिए इनका जो परिक्रमा है ये तो चलता ही रहेगा। जितनी स्पीड में ये काम कर रहे हैं सूर्य से दूर ठंडे प्रदेशों में, ठंडे क्षेत्रों में, इनकी स्पीड तो वही रहेगी, भले ही ये सूर्य के पास आ गए। लेकिन हाँ, ये घटना ये बार घटेगी कि सूर्य के पास आने के बाद इन कणों में इतनी एनर्जी, सूर्य की इतनी ऊष्मा लग जाएगी कि ये गर्म हो जाएंगे। गर्म होने के बाद इनमें से धुआं टाइप का निकलने लगेगा। धुआं निकलेगा, फिर भी ये ग्रह चलते रहेंगे। देखते हैं जब ऊपर आसमान में जब जहाज चलती है तो जहाज के पीछे धुआं टाइप का आपको दिखाई देता है। जहाज काफी आगे निकल जाती है, उसके बाद भी धुआं टाइप को आपको दिखाई देता है। उसी तरह से जो पुच्छल तारे हैं, ये पुच्छल तारे या धूमकेतु हैं, ये सूर्य के जैसे पास जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। गर्म होने के बाद इनमें से पार्टिकल्स और धुआं पीछे छूटता जाता है, लेकिन ये गति करते रहते हैं। इसलिए आपको पुच्छल तारे या पूंछ वाले तारे जैसे आपको दिखाई देते हैं। चलिए, ये हो गया। छोटी छोटी जो कंसेप्ट हैं ये हम लोग अगर साथ साथ क्लियर कर लेंगे तो आपको आगे की ज्योग्राफी पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। ये सामान्य भूगोल भले हैं जो हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन सामान्य भूगोल में काफी टफेस्ट है। चीजें उलझावदार हैं, चीजें आपको समझ में कम आती हैं, क्योंकि तथ्य ज्यादा है, कंसेप्ट कम है, तथ्य ज्यादा है। अगर इन्हीं तथ्यों को हम लोग जैसे कंसेप्ट के साथ पढ़ रहे हैं, इस तरह से हम सेट कर ले जाएंगे, हमको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, फिर आ जाते हैं क्षुद्र ग्रह। अगर क्षुद्र ग्रह पे आ जाएंगे तो ये क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति, इनके बीच में जो है यह गमन करता रहता है। अच्छा, आप जब सर्कल को देखेंगे, बुध, पृथ्वी, तमाम और ग्रह जो है लास्ट में, इनको देखेंगे तो मंगल और बृहस्पति दोनों ग्रह पास पास में हैं। दोनों के बीच में ये क्षुद्र ग्रह मूव करता है। ठीक है। अच्छा, इनका निर्माण हुआ कैसे है? ग्रहों से टूटकर, ग्रहों से टूटकर जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, वो टूट करके इन्हीं के बीच जो है गति करने लगे। ठीक है ना? ये आपका क्षुद्र ग्रह हो गया। चलिए, आज हम लोगों ने बात किया कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ और तारे कैसे उत्पन्न हुए या तारों का जन्म कैसे हुआ, उनका सर्कल कैसे होता है कि तारे का जन्म और मरण का एक सर्कल होता है, उस पर हम लोगों ने बात करी। उसके बाद आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि सौर सिस्टम। देखिए, सौर सिस्टम या सौर मंडल एक छोटा सा, आपको जब देखते हैं तो आपको लगता है यार सौर सिस्टम क्या है।
सबको याद कर लिए, हाँ कौन आगे है कौन पीछे है, लेकिन इतना ही नहीं है, उसमें बहुत सारे जो है कंसेप्ट हैं, बहुत सारे तथ्य हैं, आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमको सभी चीज़ों को इसी टाइप से कवर करने हैं। आप देख रहे हैं, आप ये उल्का पिंड, उल्काश्मी, अब तमाम और भी पिंडे जो हैं, सौर कलंक वगैरह हम लोग पढ़े हैं, पुच्छल तारे, ये सारे कंसेप्ट आप जब बुक में पढ़ेंगे आपको दिमाग चकरा जाएगा। बुक में जब पढ़ेंगे तो आप इसको सेट ही नहीं कर पाएंगे कि घटनाओं का कालक्रम क्या है, यह घटनाएं कब कहाँ घटी हैं, इनको कहाँ सेट किया जाए, कौन से, जैसे अभी हम पुच्छल तारों को हम कहीं और सेट करके पढ़ने लगेंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप से जब आप सीरियल वे में जब आप पढ़े रहेंगे, आपको सारी चीजें कंसेप्ट यहाँ क्लियर होगा। कंसेप्ट बहुत बड़ी पावर है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो तथ्य कहीं नहीं जाएगा। तथ्य को आप सरसरी निगाहों से देख लेंगे तो तथ्य आपका उसी कंसेप्ट में जाके सेट हो जाएगा। हम भी चाहते तो लाइन बाय लाइन सबका लिखते चले जाते तथ्य के तरीके से, लेकिन तथ्य भी साथ में, लेकिन कंसेप्ट भी साथ में जरूरी है। कंसेप्ट हम लोग पढ़ें, उसी के साथ में तथ्य भी देख लें, कोई चीज छूटा नहीं हम लोगों का। तो इस टाइप से हम सबको पढ़ना है। अभी तो यहाँ कुछ कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट तो आगे है। जब आप जियोमॉर्फोलॉजी में जाएंगे, उसके बाद आप समुद्र विज्ञान है, उसके बाद जलवायु विज्ञान है, इनमें जब पहुंचेंगे तो भर भर के सिर्फ कंसेप्ट है, तथ्य है ये नहीं है। तथ्य काम की चीजें हैं तथ्य के रूप में, उसी कंसेप्ट में ही तथ्य आपका समाहित है, अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज लेते हैं विदा। फिर कल इसी ऊर्जा, इसी एनर्जी के साथ फिर आते हैं। होती है मुलाकात अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को नमस्कार।